नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पंचवर्षीय योजनाएं के संबंध में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने चर्चा की थी शुरू की 5 योजनाओं के बारे में। मैंने आपको 1979 तक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया सरकार गिर गई कांग्रेस की। उसके बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। फिर रूलिंग प्लान लाए 3 साल के लिए, वो 2 साल ही बेसिकली चल पाया, 78-79। फिर 80 में फिर सरकार बन जाती है कांग्रेस की फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। मैंने आपको यहाँ तक पूरा बता दिया था कंप्लीट। आप पिछला वीडियो देख लेंगे, ये उसी के आगे का है। तो आज हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे जो कि 1980 से लेकर के 85 तक चलती है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब मैंने 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस गरीबी हटाओ का केवल नारा ही नहीं, तो उसमें उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पूरी पंचवर्षीय योजना हम लोग 12 पंचवर्षीय योजना खत्म कर लें, उसके बाद हम इसी वीडियो में उसकी भी चर्चा कर देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें क्या था। कि चाहे तो अभी बीच में कर दे, लेकिन अभी हम श्रृंखला तोड़ना नहीं चाहते। हम तो पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर उसको हम अलग से आपको बता देंगे। तो जब अब हम शुरू करेंगे छठी पंचवर्षीय। देखिए 1980 में जब दोबारा फिर इलेक्शन हुई 1977 में, तो कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हारी। 1980 में उतने अच्छे से जीत के भी आई 3 साल बाद ही। तो इंदिरा गांधी जी फिर से अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को उसी को आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू किया था। तो जब छठी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मुख्य ध्येय था कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार का उद्देश्य, अर्थात एक विशेष संदर्भ में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों का उत्थान करना था। कि लोगों को कम से कम न्यूनतम आय की बात की गई, लोगों के जीवन को एक अच्छा किया जाए, लोगों के जीवन को अच्छा मतलब ये सारे वादे उन्होंने चुनाव में किए थे, इलेक्शन में उन्होंने किए थे। हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का और प्रयास करेंगे। तो इसमें फिर कुछ 8 कार्यक्रम शुरू किए, जैसे बुनियादी शिक्षा हो गया, ग्रामीण स्वास्थ्य हो गया, ग्रामीण जलापूर्ति की बात की गई, ग्रामीण सड़कों के सुधार की बात आ गई, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात आ गई, शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरण में सुधार, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को आवास सहायता, पोषण आदि के बारे में। कुल मिलाकर जो 8 कार्यक्रम हुआ, ये चुनावी वादे भी उन्होंने किए थे कि हम ये करेंगे। फिर छठी पंचवर्षीय योजना में उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। उसके साथ साथ बहुत सारे योजना आयोग में वृद्धि, योजना प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण, ट्राइसिम, IRP जैसी योजनाओं के माध्यम, मतलब कई सारी योजना उन्होंने चलाई। ट्राइसिम जो योजना अनुसूचित जनजाति के लिए थी, इसके माध्यम से छठी पंचवर्षीय योजना काफ़ी सफल रही। और साथ में इसके माध्यम से लोगों में ये भरोसा रहा कि हमने सही सरकार चुना। लेकिन फिर उसी समय थोड़ा सा आपको राजनीतिक गतिविधि बता देता हूँ। 1980 के बाद से ही लगातार पहले ही चल रहा था पंजाब में बहुत तेजी से खालिस्तानी आंदोलन चल रहा था। आंदोलन नहीं कहेंगे, बेसिकली उसको आतंकवाद कहेंगे, खालिस्तानी आतंकी। तो उसने क्या किया, जनरल सिंह भिंडरवाला के नेतृत्व में, तो उसने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया। स्वर्ण मंदिर पे कब्जा करने से एक अपमानजनक स्थिति है। एक सरकार के सामने एक मतलब आतंकवादी संगठन स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया, जिसके कारण कहीं ना कहीं सिखों की धार्मिक भावना प्रभावित हुई। इसमें कोई दो राय। देखिए हमारे देश में सब चला जा सकता है, इंसान की जाति नहीं जाती, सबको अपनी अपनी जाति से लगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कोई कितना कहने की मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत बायस्ड नहीं हूँ, मैं बहुत एकदम मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मैं खुद भी अपने लिए भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जाति का इफेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, तो इससे क्या हुआ कि सिखों की धार्मिक भावनाएं फैल गई, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, सिख काफ़ी नाराज थे। तो इंदिरा गांधी जी के 2 गार्ड थे, सिख ही हुआ करते थे, शायद उनका नाम सतवंत सिंह बलवंत सिंह कुछ करके था। दोनों ने इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी 31 अक्टूबर 1984 को। आप कह सकते हैं जब छठी पंचवर्षीय योजना चली रही थी। उसके बाद तत्काल बाद फिर राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। तो थोड़ा सा आपको राजनीतिक यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इसलिए खैर ये योजना लगभग पूरी हो चुकी थी। 80 से शुरू हुई, 84 में उनकी हत्या हुई थी, तो लगभग 1 साल ही बचा था। तो ये योजना काफ़ी हद तक सफल रही, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। हमने काफ़ी हद तक गंभीर हमने हरित क्रांति पहली शुरू कर दी थी, तो अकाल जैसी समस्या पर काफ़ी नियंत्रण हो चुका था। उसके बाद फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना बनी 1985 से लेकर के 90 तक में। इसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी।
उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। इसका जो मूल्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान देते हुए उत्पादकता को बढ़ाना, ये उनका मानना ये था कि भाई देखो, हमने काफ़ी हद तक भूख पे नियंत्रण पा लिया, लेकिन अभी हम इसको जारी रखना है, इसीलिए हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाना है। किसी भी स्थिति में भुखमरी जैसी समस्या का देश से उन्मूलन करना है। उसके बाद इन्होंने जवान रोजगार योजना 1989 में ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी पैदा करने के लिए शुरू की। इसी योजना को सफल हुई क्योंकि योजना भी सफल मानी जाती है कि 5 वर्ष की वृद्धि के मुकाबले घरेलू सकल उत्पाद में 6% की वृद्धि हुई थी। कि बहुत स्थिर सरकार थी राजीव गांधी जी की सरकार। बहुत सारे 414 सांसद जीत के आ गए थे, क्योंकि लहर थी, सहानुभूति की लहर मिल गई थी इंदिरा गांधी जी की जित के बाद 1985 में जब इलेक्शन हुए। उसके बाद क्या हुआ, 1990, हम थोड़ा सा आपको यहाँ बता दें, 1992 से 90, देखिए 91 और 92 में एक तरीके से 2 साल का अवकाश हो गया था। क्यों हुआ था? 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार को मतलब एक तरीके से भीतरघात करके गिरा दिया गया। उसमें प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह। वो जन मोर्चा का संगठन बना करके वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो एक तरह से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त था। उसके बाद 1991 में फिर और स्थिति खराब हो गई, जब क्या हुआ कि इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन में राजीव गांधी जी चुनाव प्रचार में गए थे कोयम्बटूर, तमिलनाडु, वहाँ उनकी हत्या हो जाती है। ये तो आपने सुना ही होगा, 1991 में उनकी हत्या हो जाती है। तो स्थिर मतलब एक अस्थिरता का माहौल हो गया। लेकिन क्योंकि हत्या हुई थी, राजीव गांधी ने अच्छे काम भी किए, तो सहानुभूति की लहर कांग्रेस की तरफ थी। फिर से कांग्रेस जीत कर आ गई 1991 में। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने बीपी नरसिंहा राव बने। नरसिंहा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो 1991 में तभी आर्थिक उदारीकरण ले आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए। उसमें क्या था, एलपीजी मतलब वैश्वीकरण, उदारीकरण, उसके साथ साथ एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए। इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो आर्थिक नीति थी एक तरीके से पूरी बदल ही गई। अब हमने क्या किया, एफडीआई एपीआई को प्रवेश देना शुरू कर दिया, निजी निवेश को देना शुरू कर दिया। मैंने आपको ये थोड़ा सा राजनीतिक बता दिया। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का बहुत सारा लाभ भी रहा, कुछ नुकसान भी रहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 8वीं पंचवर्षीय जब 1992-97 में आई, तो इसमें की अर्थव्यवस्था में भूमिका को पुनः परिभाषित करना, निजी क्षेत्र के लिए बड़ा था ना, एलपीजी रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में विकास करना, सब्सिडी के पुनर्गठन और पुनः ध्यान केंद्रित करना, विकेंद्रीकृत योजनाएं लाना, सहकारी संघवाद पर बढ़ावा देना, कृषि और अन्य ग्रामीण गतिविधियों पर ध्यान देना। 8वीं योजना के दौरान हासिल किए कुछ प्रमुख मतलब कुछ ना कुछ, इसमें भी 8वीं पंचवर्षीय योजना भी काफ़ी हद तक सफल ही कही जा सकती है। उच्चतम वार्षिक वृद्धि 6.8%। उसके बाद कृषि और संबंध क्षेत्रों, विनिर्माण क्षेत्रों में उच्च वृद्धि हुई। निर्यात और आयात में वृद्धि, व्यापक में विकास और चालू खाते में सुधार हुआ कम से कम। ये तो मतलब 8वीं पंचवर्षीय ने एक तरह सफल कह सकते हैं। ये अलग बात है कि हम उसके पहले हमारी थोड़ी स्थिति खराब हुई, जब हमारा एक तरीके से ये हालत हो गया कि हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। हमारी जो आर्थिक स्थिति होगी, तेरी राव मनमोहन पैक्ट के माध्यम से हमने काफ़ी हद तक इसमें सुधार कर लिया। अब थोड़ा सा और राजनीति बता देता हूँ। 1996 के आसपास फिर से इलेक्शन हुए लोकसभा के। उसमें क्या हुआ, किसी को कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ही नहीं मिला। उसके बाद मिली जुली सरकार बनी, एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। फिर एक स्थिरता का ही माहौल रहा। उसके बाद फिर बीजेपी सरकार बनी। 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इसी जो 9वीं पंचवर्षीय से 1992 से 2002 के बीच चली, इसी में राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल था। लेकिन ये है कि पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक शुरू की गई, जब दक्षिण पूर्वी एशिया वित्तीय संकट 1996-97 के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में चौतरफी मंदी थी। संयुक्त मोर्चा बताया ना, संयुक्त मोर्चा की सरकार तैयार की गई योजना सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर केंद्रित रही। उसके हाँ, अब मैंने आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना भूल गया। हाँ, 1992 के में क्या हुआ था, 1989 में राजीव गांधी जी ने क्या किया था, कोशिश की थी पंचायती राज के लिए। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। हाँ देखिए, तो पंचायती राज मैंने आपको जब आर्टिकल अनुच्छेद 40 बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है कि सरकार के पास अगर संसाधन हो तो स्थानीय स्तर पर पंचायत गठन हुए। तो पंचायती राज तो गठित हो चुका था, तो मैंने आपको बताया था 1959 में ही हमने शुरू कर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद पंचायतों के संवैधानिक दर्जा की बात की गई। तो पंचायतों के संवैधानिक दर्जा के लिए एल एम सिंघवी समिति बनी थी
अभिषेक मनु सिंघवी पिताजी जो इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उसके बाद क्या होता है, एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी शायद 1980 के आसपास। उस समिति ने रिकमेंडेशन की थी कि पंचायतों को हमें आरक्षण एक तरीके से संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोशिश की थी कि हम संवैधानिक दर्जा दें, लेकिन वो कोशिश ही करते रहे, संभव नहीं हो पाया। फिर जब 1992 में जब नरसिंहा राव सरकार बनी, तो 1991 में बनी, तो उन्होंने फिर राजीव गांधी की इस कोशिश को एक हकीकत में बदल दिया और दिसंबर 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया लोकसभा और राज्यसभा से। उसके तहत 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किया गया, जिसमें कि महिलाओं को एससी एसटी को पहले महिलाओं को ओबीसी को महिलाओं को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई उसमें, ठीक 33% रिजर्वेशन ओबीसी को किया गया। इसी समय में आपको तो मंडल कमंडल भी चल रहा था कि एक तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर के मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें घटनाएं घट रही थी, आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये हो गया। तो 74वां संविधान संशोधन 73वां याद रखना, 72वां एवं 73वां संविधान संशोधन पास हुआ 1992 में। यूपीपीसी से प्रश्न आया है कि कब पारित हुआ, तो 1992 में। लागू कब हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन के जो प्रावधान थे 29 प्रावधान, वो लागू हुए 24 अप्रैल 1993 को। और 74वां संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय थे नगर पंचायतों को लेकर के, तो वो लागू हुआ 1 जून 1993 को। तो ये याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत जरूरी यहाँ पता होना। तो मैं अब 9वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद आपको बता रहा था 1997-2002 के बीच में इसका जो मुख्य लक्ष्य था आर्थिक विकास के साथ निजी क्षेत्र भारत और साथ ही विदेशी पर केंद्रित था। कि मतलब जो शुरू की गई 1991 में कि हमें अब निजी क्षेत्र को भी खोल देना चाहिए, उसको इस योजना में आगे बढ़ाया गया। उसके बाद कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सारे गांव में एक तरीके से सड़कों का एक जाल बिछाना शुरू किया गया। राज्य को एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून और व्यवस्था जैसे सामाजिक क्षेत्रों में खुद को शामिल करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई। अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र को मजबूती समर्थन मिला, जिससे गरीबी को पूर्ण उन्मूलन में मतलब गरीबी को खत्म करने का भी इस योजना में वही सारे देखिए लक्ष्य हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनका जो मेन उद्देश्य वो बदलता चला जा रहा है बस। तो जो मेन उद्देश्य वही इनका बदलता जा रहा है, ये हो गया। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर के 2007 में तक चली। इस योजना में स्वीकार किया कि हमें विकास दर को 8% लक्ष्य की, देखिए जी कहा जाता है ना कई बार कि 8% का विकास दर, 10% का विकास दर, ये क्या होता है? बेसिकली विकास दर होता है हम अपनी जीडीपी, जो मैंने आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाया था, उसका विकास करना। कि मतलब हमारी जो विकास दर, जिसमें इस बार हम जीडीपी वाली 1 लाख करोड़ है, तो अगली बार हम 1,08,000 करोड़ करें, तो इसका मतलब ये होगी कि हमारी विकास दर 8% के साथ है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 जो चलाई गई, उसमें हम अपनी विकास दर को 8% लाने का प्रयास किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थानों को अधिक भागीदारी के साथ योजना बनाने में राज्यों की भूमिका भी बढ़ाने में की मांग की गई कि भाई राज्यों की भूमिका को भी बढ़ाया जाए। सभी राज्यों में संतुलित विकास को प्राप्त करने के लिए विकास और सामाजिक विकास के लक्ष्य को राज्यवार ब्यौरा मांगा। भाई राज्यों को भी साथ लेकर के सहकारी संघवाद को बढ़ाने का प्रयास किया गया। लक्ष्य साक्षरता में सुधार, साक्षरता, मजदूरी दर में लिंग अंतर में कमी, मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी, जैसे मतलब नदियों की सफाई, पीने योग्य जल आदि, मतलब वही सारी चीज़ें कि हमको ये करना है। फिर क्या कितना हो पाता है उस पर कोई रिपोर्ट दोबारा नहीं आती। अब बात करेंगे हम, ये तो होगी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमें तेज, और ये पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य एक तरीके से किस पर केंद्रित थी, तो इसमें तो कांग्रेस की सरकार थी, 2004 में बन गई थी। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, तीव्र एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। बाकी वही सारी चीज़ें कि गरीबी को कम करना है, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा की बातें करने की बातें की जाती है, हकीकत में कितना होता है सब बताने की जरूरत है। राष्ट्रीय ग्रामीण और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उपयोग करना, पर्यावरण स्थिरता, लैंगिक असमानता को कमी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में 9.3 की वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तब भी 6.2% हमने इसमें एक तरीके से
इस पंचवर्षीय योजना में विकास दर को बनाए रखने में सफल रहे। इसी समय आर्थिक मंदी भी आई थी पूरी दुनिया में लेकिन उस पर भारत का प्रभाव कम से कम ही पड़ा। तो देखिए यही मेन चीज़ें हैं कि आप ये देख रहे हैं कि सारी पंचवर्षीय योजना वही है, बस एक दूसरे को अलट पलट के गरीबी को पहले कम करें, बेरोजगारी, मतलब वही सारी चीज़ें आ रही। इस तरह 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक चली। इस योजना का भी एक बार पूछा गया था, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास करना, हमको और अधिक तेज करना है, अपने समावेशी विकास को और अधिक तेज करना है। स्थिरता में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की मदद से मानव पूंजी का विकास और संस्थागत क्षमताओं का विकास, बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, दूरसंचार, सड़क परिवहन आदि का विकास करना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था कि स्थिरता, पर्यावरण का देखिए यहाँ पे दृष्टिकोण आया, स्थिरता सुनिश्चित, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की मदद से पूंजी का विकास करना, संस्थागत क्षमताओं का विकास करना, बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, दूरसंचार, मतलब वही सारी बातें कि हमें अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण को लेकर के हमें फिर से एक प्रयास करना है। उसके बाद तो अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो जीडीपी विकास दर 8% का लक्ष्य रखा गया, कृषि विकास दर 4% का लक्ष्य रखा गया, विनिर्माण विकास दर 10% का लक्ष्य रखा गया। गरीबी और रोजगार, तो गरीबी पूर्ववर्ती लक्ष्यों की तुलना में 10% तक कम करना। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना। शिक्षा का औसत बढ़ाकर 7 वर्ष करना, स्कूली शिक्षा का औसत और 7 वर्ष करना। विभिन्न क्षेत्रों के लिए कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक 20 लाख अतिरिक्त सीटें सृजन करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाना, स्कूल में नामांकन और लैंगिक अंतर को खत्म करना। देखिए ये सब चीज़ें जानते रहना, कभी मेंस में आ जाए तो आप इनको लिख सके। भी इसके लिए भी योजना खत्म हो गई तो इसका पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये याद रखना, कुल प्रजनन दर को 2.1 तक कम करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसको हम लगभग प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रति 1000 जीवित बच्चों पर MMR मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर जो होता है उसको 1 और IMR को 25 तक कम करना। मतलब 1000 में से केवल अगर कोई जच्चा है तो उसकी 1000 जच्चा में से एक की मृत्यु, जच्चा मतलब होता है जो लेडीज बच्चा, मतलब जिसका बच्चा पैदा होता है, और IMR होता है 25 की, मतलब अगर 1000 में से 25 तक कम करना। ये देखिए सब लक्ष्य हैं, ठीक है। अब इनका कितना हो पाया ये तो बार बार दिख ही जाता है। पर्यावरण और स्थिरता को बनाए रखना, प्रत्येक वर्ष वन क्षेत्र में 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना, 30,000 मेगावाट अतिरिक्त अच्छा ऊर्जा करना, सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 20% से 25% तक कम करना। बुनियादी ढांचा, जिनमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा शामिल है, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में GDP के प्रतिशत के रूप में 9% तक बढ़ाना। सभी गाँव को 12 सड़कों से जोड़ना। सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन मार्ग अपग्रेड करना। गांव में पूर्ण घनत्व को 70% तक बढ़ाना। कम से कम 50% ग्रामीण आबादी को 40 लीटर प्रति व्यक्ति दिन LPCD पाइप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। जैसे 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पंचायतों दर। देखिए ये सब बोल बच्चन की बातें हैं, इनमें कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है ये तो किसी को नहीं पता है। उसके बाद तो ये देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, फिर बाद में इसको खत्म कर दिया गया था 2017 में। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि नीति आयोग जो था, योजना आयोग की जगह भी 1 जनवरी 2015 से उसकी जगह नीति आयोग कर दिया गया। फिर नीति आयोग ने अपने लक्ष्य अलग बताया, जब मैं नीति आयोग पढ़ाऊंगा आपको तब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो देखिए हमने सारी पंचवर्षीय योजनाएं रख लिया, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। जो मैंने आपको बताया था 20 सूत्री कार्यक्रम कि 1974-75 में जब इंदिरा गांधी सरकार थी, गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा था, तो उन्हें कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम तय किए थे कि गरीबी यूं ही नहीं हटेगी, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए गरीबी उन्मूलन के। SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था पहला ही लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन का, दूसरा है भुखमरी का, तीसरा है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सॉरी। तो गरीबी उन्मूलन कितना जरूरी है ये 1975 में इंदिरा गांधी जी ने ही इसको प्रयास किया था, लेकिन हकीकत में फिर हो नहीं पाया। बल्कि देखा जाए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद गरीबों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। आज देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि हम भारत की इकोनॉमी को 2025 तक $5 ट्रिलियन की बनाएंगे, जो अभी शायद हम 3 भी नहीं है, $3 ट्रिलियन। तो एक तरफ तो ये हो गई, दूसरी तरफ देखिए आप इसका नकारात्मक पहलू देखिए, टॉर्च के पीछे की
ये तो टॉर्च की आगे की बात, टॉर्च आपने जलाया, देखा आगे लाइट, लेकिन उसके पीछे का अंधेरा क्या दिखता है? उसके पीछे का अंधेरा ये दिखता है, अभी अभी इलेक्शंस में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हमें 5 सालों तक 5 किलो मुफ्त अनाज देते रहेंगे 82 करोड़ 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। अब आप देखिए, देश की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, ठीक है, उसमें से मान लीजिए चलिए 30-35 करोड़ तो बच्चे होंगे जो 15 साल से 20 साल से कम ही हैं, ठीक। लेकिन अभी हम देखिए जो शेष 110 करोड़ बचे हैं, उनमें से हमको 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको हमें 5 किलो अनाज पे जिंदा रखना पड़ रहा है, इतने सारे लोगों को। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। तो भाई राजनीतिक दलों के लोग तो कुछ भी घोषणा करते हैं, लेकिन हमारी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अभी भी हम देश से भूखमरी तक खत्म नहीं कर पाए हैं, और विकास की आप बातें बड़ी बड़ी करना तो छोड़ ही दो। तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना है, लेकिन कभी मीन्स परीक्षा में आप ये लिखेंगे नहीं, ये केवल जानते रहना जो हकीकत है, जो देश की सच्चाई है। एक तरफ तो वही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, उसमें देश के 1% लोगों के पास 40% संसाधनों पे कब्जा है, देश के 1% लोगों का 40, बाकी देश के सबसे ऊपर के 1% जो लोग हैं उनके पास 40%, और देश के जो सबसे नीचे के 50% लोग हैं उनके पास केवल 3%। अब आप सोचिए, तो देश की हालात, भाई देखो, जिसकी सरकार रहती है वो केवल उसको अच्छा अच्छा दिखता है, और जिसके जो विपक्ष में रहता है, लेकिन एक कम से कम आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में या एक अच्छे नागरिक के रूप में देश की हकीकत को समझें कि अभी भी देश में कितनी ज़्यादा गरीबी है, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, कितना ज़्यादा, मतलब इसीलिए तो समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए तो आपको आईएएस बनाया जा रहा है। तो ये है, ठीक है, ये नहीं जानते रहना। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए थे वो क्या क्या थे, मैं आपको एक बार इसमें पढ़ दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है गरीबी है, सही बोल बच्चे नहीं है सब। गरीबी उन्मूलन करना, पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा जनशक्ति, तीसरा है किसानों का समर्थन करना, चौथा है श्रम कल्याण, पांचवा है खाद्य सुरक्षा, छठा है सभी के लिए आवास, सातवां है स्वच्छ पेयजल, आठवां है सभी के लिए स्वास्थ्य, नौवां सभी के लिए शिक्षा, 10वां अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अल्पसंख्यकों और ओबीसी का कल्याण, 11वां महिला कल्याण, 12वां बाल कल्याण, 13वां युवा विकास, 14 मलिन बस्तियों का सुधार, 15 पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण, 16वां सामाजिक सुरक्षा, 17वां ग्रामीण सड़कें, 18 ग्रामीण क्षेत्र का ऊर्जाकरण, 19वां पिछड़े क्षेत्रों का विकास, और 20वां आईटी सक्षम और ई गवर्नेंस की बात यहाँ पे की गई थी। तो सब वही सब बातें, पर्यावरण का संरक्षण करना, गरीबी उन्मूलन, महिला कल्याण, बाल कल्याण, युवा विकास, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए आवास, पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण। तो 20 सूत्री कार्यक्रम को मूल रूप से 20 बिंदु शामिल थे, और 66 मदों की निगरानी संबंधित केंद्रीय नोडल मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से कोशिश की जा रही थी कि इसे को लागू किया जाए। बाद में इसको खत्म कर दिया जाता है 1 अप्रैल 2008 को। फिर उसमें मनरेगा लागू हो जाता है। फिर उसके माध्यम से हम फिर इसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा मैंने शायद मनरेगा की चर्चा नहीं की थी ना। देखिए 2004 में सरकार बनी कांग्रेस की, यूपीए, बेसिकली यूपीए कहेंगे। तो उसके बाद ये एक योजना लाई कि इन्होंने ये वादा किया था कि हम गारंटी कानून लाएंगे जिसके द्वारा सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मनरेगा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अक्सर तो 1 फरवरी 2002 से पहले एक एक्ट लाया गया था, जिसके माध्यम से 1 फरवरी 2002 से सभी के लिए एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लाया गया। बाद में 2009 में इसका नाम मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना कर दिया गया। मनरेगा, एमजी नरेगा। तो देखिए इस योजना, इसमें क्या था कि सभी लोगों को जो अकुशल हैं गांव के क्षेत्र में, उनको गांव के अंदर ही, गांव के एरिया में ही रोजगार देना है। कम से कम अगर रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाता है तो उसकी जगह इसमें भत्ता का प्रावधान किया गया। तो एक तरह से अच्छी योजना थी, आज भी वो योजना काफ़ी चल रही है। ये अलग बात है कि पहले उसी योजना को लोग विरोध करते हैं, बाद में उसी योजना के लिए अधिक से अधिक बजट जारी करने दी। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, इसमें कोई दोरा नहीं। जिन चीज़ों का सत्ता में रहते हुए विरोध, विपक्ष में रहते हुए विरोध करते हैं, सत्ता में रहने उसे लागू करते हैं। ये सभी के साथ रहा है, किसी एक के साथ ना कर। तो ये हो गया, हमने आपको सारी चीज़ें इसमें देखिए बता दी है। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि
योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय योजना आयोग तो कब भंग खत्म ही हो गया, उसके बाद नीति आयोग हो गया, लेकिन हम योजना आयोग को भी पढ़ेंगे, फिर बाद में नीति आयोग को भी इसके बारे में इसके पढ़ेंगे। तो दोनों में तुलनात्मक, एक बार मेंस में प्रश्न आया था नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करें, इसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज अभी तक इसको यहीं पर रोकते हैं। तो मैंने आपको सारी योजना, जितनी भी योजना थी सारी 2 वीडियोज़ में क्लियर कर दिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।